डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। नो नीड संख्यालघु मोर्चा, भालो तकन, जय श्री राम। मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज 2 बयान और 2 सियासी तूफान। जी हां, आज बात कर रही हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान की जिसने सियासी तूफान ला दिया। वहीं शुवेंदु अधिकारी जो कि कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, अब ये रणनीति चलेगी। आज बात इसकी कि क्या देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। उनका बयान असम से जुड़ा है लेकिन संदेश पूरे देश के लिए है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, 2 तस्वीरें चलाइए प्लीज। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हिंदू असम में उनकी जनसंख्या कैसे गिरती जा रही है, क्योंकि 12% मुसलमान, आज असम में 40% मुसलमान हो गए हैं। आज सवाल इसी पर कर रही हूं, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जो ये डेमोग्राफिक चेंज है इसको कहते कहते ये कह रहे हैं कि हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक भी हो जाएगा अगर रोक नहीं लगी। और इसी के साथ शुवेंदु अधिकारी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ। क्या ये नई रणनीति है? हालांकि शुवेंदु इस पर यू टर्न भी ले रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने वो बात बता दी जिसके बारे में अब वो सोच रहे हैं, और क्या ये उनके वोटर की भी मन की बात है? आज इस पर करूंगी महाभारत। सबसे पहले बताती हूं हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, उनका बयान क्या है। पूरा बयान आपको बता देती हूं और उसके बाद इस बयान पर महाभारत शुरू करूंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं असम की डेमोग्राफी में बदलाव आया है। डेमोग्राफी यानी कि अलग अलग धर्मों की जो संख्या है उसमें बदलाव आ रहा है। असम में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। उन्होंने कहा मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है, 40%। और 1951 में ये 12% थी मुस्लिम आबादी, लेकिन अचानक से अब 40% हुई है। कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कई जिलों में हमने अल्पसंख्यक होते हुए देखा है हिंदुओं को। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं। मेरे लिए ये एक बड़ा मुद्दा है जो जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यानी हिंदू जनसंख्या घट रही है, हिंदू की संख्या लुप्त ना हो जाए, हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए। आज इस पर बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन उन्होंने जो बात कही है उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो इसीलिए आज वो सवाल भी आपको बता देती हूं। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले क्या हिमंता के बयान ने सच उजागर कर दिया है? सवाल ये कि क्या देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकता है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि संख्या हिंदुओं की कम हो रही है असम में, और राज्यों में किसका नंबर अगला होगा? क्या जनसंख्या कानून का समय आ गया है? सवाल ये भी, और सवाल ये कि हिमंता खुलकर बोल रहे हैं लेकिन बाकी सब चुप क्यों हैं? क्योंकि हिमंता ने कहा मेरा बॉर्डर राज्य है, मैं इसके बारे में सोचता हूं, घुसपैठ हो रही है, संख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, लेकिन बाकी राज्य इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उनको चिंता क्यों नहीं होती है? क्या देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है? आज महाभारत इस पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराऊंगी। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। असम के मुख्यमंत्री हिमंता के इस बयान ने देश की उस सच्चाई को सामने रख दिया है जिस पर सियासी दलों की जुबान सिल जाती है। तुष्टीकरण की वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। इसका नतीजा ये है कि जिस बीमारी की बात हिमंता कर रहे हैं वो लगातार बढ़ रही और एक दिन देश के लिए कैंसर बन जाएगी। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है।
तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर हाल ही में एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुसलमानों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदुओं की आबादी कम हुई है। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कई सेक्युलर नेताओं ने इसे पीएमओ से जुड़ी संस्था की रिपोर्ट बताकर राजनीति शुरू कर दी थी। उनका ये कहना मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए कि मुस्लिम जनसंख्या 40% कुछ ही वक्त में पहुंच गई है, ये सरकारी आंकड़ों के भी विपरीत है। अपनी ही सरकार के आंकड़ों को झूठा साबित करने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। देश के कई राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आवाज सिर्फ असम के सीएम ने उठाई। बाकी राज्यों के सत्ताधारी दल वोट बैंक के चक्कर में क्या इस पर बात नहीं करना चाहते? हिमंता ने इसके लिए झारखंड का उदाहरण भी दिया। इसका जो प्रचलित कानून है, ये कानून को भी झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक घुसपैठी जातिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ये तो डेमोक्रेसी का खिलाफ है। यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और सब, ये पूरा सोसाइटी का बैलेंस रखने के लिए ये तो जरूरी है ना। देश में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को देखते हुए जनसंख्या कानून की मांग उठ रही है, क्योंकि यही एक जरिया है डेमोग्राफी को संयमित रखने का। लेकिन जब भी जनसंख्या कानून लाने की बात होती है तो विपक्षी दल तुष्टीकरण का राग अलापने लगते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो असम में हो रहा है वो बाकी राज्यों में भी हो रहा है? क्या हिमंता का ये सवाल सही है कि बाकी दल तुष्टीकरण के चलते इस समस्या का निजात नहीं चाहते? आज महाभारत इसी पर होगी। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजी नाजिम साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत हिमंता बिस्व शर्मा के उस बयान से कर रही हूं अनंत जी, जिसमें उन्होंने आज ऐसा लगा कि बड़े दिल से बात की है, लेकिन बहुत से लोगों को वो बात खल रही है। उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम आबादी 12% थी 51 में और अब 40% है। इस डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचना होगा, कुछ करना होगा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो एक तस्वीर है वो बदल रही है। आप इसके बारे में सोचते क्या? इससे पहले मैं इस पर बहस शुरू करूं, हिमंता बिस्व शर्मा सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये असम नहीं, ये देश की तस्वीर हो सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ वो झारखंड का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन अगर आप पूरा बिहार का देखिए हिस्सा, जो किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर वाला इलाका है, और रिसेंटली मैं अभी गोवा गया था, गोवा में मडगांव में वहां की डेमोग्राफी पूरी तौर पर बदल गई है। मुझे बताया गया कि जब से डायरेक्ट ट्रेन हो गई है मडगांव की, तब तक गोवा में मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं थी, लेकिन अब 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हो गए जहां मुस्लिम वोटर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीमांचल है, जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं, वहां से लेकर के सुदूर गोवा तक ये एक हो रहा है, और ये इस पर भारतीय मुसलमानों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, उन घुसपैठियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा की नजर है। वो कहते हैं कि हमारे मुसलमान यहाँ के ठीक है, लेकिन जिस तरह से बाहर के मुसलमानों को यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से आप देखिए 1951 में जितनी जनसंख्या थी और अब जितनी जनसंख्या है, भले ही अल जजीरा से लेकर तमाम तरह के लोग उसको पीएम एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट बताकर खारिज करें, लेकिन तथ्यों को खारिज करने के लिए उनके पास कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ईएसी की जो रिपोर्ट थी मुसलमानों की संख्या विस्फोट को लेकर, वो 43% बढ़ी है, टू बी प्रिसाइज अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि ये एक गंभीर मुद्दा है। इस पर सभी दलों को समान रूप से ये हिंदू मुसलमान बनाने के बजाय इसको भारतीय मुसलमान या भारतीय नागरिक बनाम घुसपैठिए बनाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से सांस्कृतिक, अब गोवा जैसे जगह पर अगर 2 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी उसको प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है,
तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक ये ध्यान नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मुझे लगता है कि एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए। हाँ। और जनसंख्या नीति के अलावा CAA और NRC को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही एकमात्र उपाय हमें दिखाई देता है जो भारतीय संस्कृति है, जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे हैं, उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है, आपने कहा कि एक तस्वीर जो भारत की है वो बदल रही है। एक PM सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई थी, उसने भी कुछ इस तरह की बात कही थी। मैं उस पर जाऊं, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया है, मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं। आपके नेता अभी इस वक्त बार बार एक्स पर पोस्ट करके सारे बीजेपी नेताओं के बयानों पर चुटकी ले रहे हैं। उसमें उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा के बयान का भी जिक्र कर दिया, शुभेंदु अधिकारी के बयान का भी जिक्र कर दिया, और जो इस वक्त यूपी में बीजेपी में हो रहा है उसका भी। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये डेमोग्राफिक चेंज, इस पर बोलना कोई दिक्कत है? क्योंकि सवाल यही है, और ये बात बार बार होती है कि भारत यहां पर हिंदू और हिंदू अल्पसंख्यक अगर इस देश में होगा, क्या ये ऐसी भी तस्वीर कभी हो सकती है? देखिए सुचित्रा जी, वो क्या कहते हैं कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। सच्चाई क्या है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा वो भ्रम की राजनीति करते हैं और देश को गुमराह करने की बात करते हैं। जिस तरह एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, साहब हिंदू और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। मैं जानना चाह रहा हूं, मैं एक आंकड़ा आपको देना चाह रहा हूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें, उसमें आया है बाकायदे डिटेल कि जिन राज्यों में 20% से ज्यादा आबादी है मुस्लिमों की, वहां प्रजनन दर जो है वो राष्ट्रीय औसत जो 1.8% है उससे कम है। ये कौन कह रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है। इसका मैं आंकड़ा देना चाहूंगा, आप लक्षद्वीप पे देख लीजिए। मुस्लिमों की आबादी है 96%, लेकिन प्रजनन दर क्या है? 1.4। जम्मू एंड कश्मीर में 68% मुस्लिम हैं और वहां प्रजनन दर है 1.4। असम में है 34% मुस्लिम और वहां पर प्रजनन दर है 1.7। इस तरीके से वेस्ट बंगाल को ले लें, 27% मुस्लिम है, प्रजनन दर 1.6। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिए, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हिमंता बिस्व शर्मा ने आज कहा कि 51 में 12% और आज 40%? मैं जो बात, ये तो तस्वीर बदलने वाली ही फिगर्स है ना सर। अब आप 12% से 40%। क्या कह रहा हूं सुचित्रा जी, ये तरीका नहीं। आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, बात को पूरा आ जाने दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। नहीं आप बात समझ लीजिए, आपने बात स्टार्ट किया तो बात खत्म करने दीजिए। मैं बीच में इंटरजेक्ट करूंगी सर। देखिए, तरीका तो यही है, उन राज्यों में ऐसा नहीं है। आप हमेशा आते हैं और बहुत सारी बातें रखते हैं, उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं। मैं इंटरजेक्ट करूंगी। आप 12% से 40% के जंप को कैसे देखते हैं, इसे एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे बस। बात सुन ले, बोलिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात सुन ले। हमें अभी असली मुद्दे पे तो हम आए नहीं, अभी तो हमें जनरल आइडिया दे रहे हैं। असली मुद्दे पर लाइए। जिन राज्यों में हिंदू भाइयों की आबादी ज्यादा है, गुजरात में, अरे प्लीज आप सुनेंगे नहीं तो जो नहीं सुनेंगी तो फिर आप दूसरे से पूछिए सवाल। बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए सर। भाई आप सुनना चाहे मेरी बात सुन ले तो बेहतर होगा। मैं कह रहा था जिन राज्यों में हिंदू भाइयों की आबादी ज्यादा है, गुजरात में ले ले 88% है, वहां पर प्रजनन दर क्या है? 2.1। राजस्थान में ले लें 88.41% है हिंदू भाई, वहां 2.5 प्रजनन दर है। आप मध्य प्रदेश में ले लें 90% है हिंदू भाई, वहां 2.2। तमाम आंकड़े हैं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहूंगा। मकसद क्या है कहने का? इन सारी चीजों का सिर्फ एक मकसद है कहने का कि जनसंख्या का जो लेन देन है, जो हिसाब किताब है, वो सीधा सीधा एजुकेशन से है। आप शिक्षित करिए, लेकिन यह सरकार शिक्षा तो दे नहीं पा रही है, शिक्षित लोगों को कर पा नहीं रही है। ना ये यूनिवर्सिटी खोलती है, ना ये स्कूल खोल रही है। तमाम बड़े बड़े वायदे दावे कि साहब हम एजुकेशन पे ये काम करेंगे, ये कर रहे हैं, काम उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ना लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का राव गला पा जा रहा है। अच्छा, क्या ये मैं कह रहा हूं तमाम देश में बड़ी समस्याएं हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी के प्रदेश में भी बड़ी समस्याएं हैं। और ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूं। एक मिनट विष्णु शंकर जैन आ गए हमारे साथ, मैं उनसे पूछ रही हूं जरा। आपने कहा कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, यानी इसका सीधा मतलब ये कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विष्णु जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? आमतौर पर ये जो चर्चाएं होती है कि देखिए इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, हिंदू तो
तो अल्पसंख्यक हो जाएगा इस देश में। लेकिन आज जो हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में 12% से 40% मुसलमान हो गए, ये एक एक्चुअल तस्वीर है, ये और राज्यों में भी हो रहा है। क्या इसके पीछे सच्चाई है? अजीज खान साहब कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। देखिए, आपको आसाम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप, मैं तो कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सर्वदनंद सोनोवाल के केस में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक एग्जामिन हुआ था और उस समय के जो गृह सचिव थे, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, इंद्रजीत गुप्ता जी ने, जिसमें ये बात कही थी कि काफी इलीगल इमिग्रेशन आसाम में हो चुका है। तो यहाँ पे जो हेमंत बिस्व शर्मा का बयान है, उसको आसाम की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ पे जो समस्या चल रही है उससे जोड़ के देखना होगा। जिस भारी मात्रा पे वहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है आउटसाइडर्स का, और जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आसाम की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, पूरे देश के लिए खतरे के आसार हैं। और इसीलिए इलीगल इमिग्रेशन और जिस तरह से पॉपुलेशन एक कॉन्स्पिरेसी की तरह बढ़ाई जा रही है, उसके प्रति कंसर्न है, जो सर्वदनंद सोनोवाल के केस में भी रेस किया गया था और इसीलिए एनआरसी की मांग आसाम में की गई थी। तो यहाँ पे जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि के तहत अपना स्टेटमेंट दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज करने के बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, अगर डेमोग्राफिक चेंज इस मंशा से किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, इन सारी बातों से अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, जब ये मानसिकता हो कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम्स का होगा, तो उसके बाद अगर डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के नागरिकों को उसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? और ये सारे कंसर्न्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हैं। और अगर आप सर्वदनंद सोनोवाल का केस पढ़ेंगी तो उस समय भी ये सारे कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखे गए। आपने जो बात बोली, हाजी जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी भी आ गए, मुमताज आलम भी है। हाजी जी जल्दी से बोलिए। मुझे इसमें इसलिए सवाल पूछना है क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा ने आज कहा कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है मेरे लिए, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू आबादी के लिए बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए। हाँ जी। हाँ सुचित्रा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमानों से आपत्ति है या मुस्लिम समाज की जो जनसंख्या उससे आपत्ति है? अभी जैसे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि सबसे पहले भारत के संसाधनों पे हक मुस्लिम समाज का। भाई कहां लिखा हुआ? किसने कहा? झूठ मत बोलिए अपने टेलीविजन पर। और रही बात यह कि मुस्लिम आबादी, आपने क्या कहा था कि सुन लीजिए आपकी बात पर ध्यान से सुनी ना, तो आप भी सुन लीजिए सर। 1951 का हवाला तो दिया कि 12%। मनमोहन सिंह ने कहा है कि हम 12% और उसके बाद सच्चर कमेटी का गठन किया गया। क्या प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट करना गलत है? मुस्लिम आबादी माइनॉरिटी कमीशन बनाया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई। नहीं, हाजी जी ऐसा कोई नहीं चाहता। जैन जी ने जो कहा मुझे, हाजी जी ऐसा कोई नहीं चाह रहा। आप अपनी ऐसा कोई नहीं चाह रहा है। मत डालिए। मैं अपनी जो बात बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर बोल रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं चाह रहा है कि भाई सब खत्म हो जाए। राजनीति के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति के लिए ऐसी राजनीति है। संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा संविधान कोई नहीं मानेगा। अरे हमारे अगर देखेंगे ना देशभक्ति, सुन लीजिए हमारी देशभक्ति देखेंगे, जलियांवाला बाग का इतिहास उठा के देख लेना, हम लोगों के सिर पे। अरे भाई एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट हाजी साहब, एक सेकंड, इसको कॉन्टेक्स्ट में लाने की जरूरत है। इतना आप जैसे बयान रख रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने ना कही है और ना उनकी मंशा होती, लेकिन एक बदलाव हो रहा है, ये भी एक हकीकत है। मैं शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सुनाऊंगी, नहीं मैं शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सुनाऊंगी और उस पर भी उसके पीछे की मंशा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार जरा विजय त्रिवेदी जी को ले आइए स्क्रीन पर। विजय जी जरा आप बताइए, क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा का ये एक बयान है, उसके साथ शुभेंदु अधिकारी का दूसरा बयान है, बयानों को मिलाकर देखना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि आज जब हिमंता ने ये कहा कि ये असम में हो रहा है, क्या ये दूसरे राज्यों में भी हो सकता है? बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी है कि नहीं? देखिए सुचित्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां, जैसे असम का जिक्र किया विष्णु शंकर जी ने जिक्र किया कि बहुत जगह पर जहां आबादी अचानक बढ़ी है या बहुत बड़ी तादाद में आबादी बढ़ी है एक तबके की, एक समुदाय की, तो उसका कारण, एक बड़ा कारण है इलीगल इमिग्रेशन। हाँ। लेकिन NFHS के जो वो है आंकड़े देखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, तो उसमें बताया है कि मुस्लिम आबादी की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो कम हुई है।
यानी जो पहले ज़्यादा थी उससे अब वो कम हुई है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम आबादी उस तरह से नहीं बढ़ रही, और ये आशंका बार बार जाहिर करना, तो जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अगले 100 साल में भी कभी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, मुसलमानों की तादाद बढ़ने के साथ साथ। लेकिन एक पॉलिटिकल इशू है, एक चिंता का विषय है कि कुछ खास इलाकों में कहीं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है और उसके क्या रिपरकशंस हैं, इस सब की भी चिंता करने या ध्यान रखने की जरूरत है। शुभेंदु जी का भी जो बयान आया, अब वो बयान का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शुभेंदु जी अभी तक टीएमसी में थे तो कहते थे एक हाथ मेरा मुसलमान का है, एक हिंदू का है, मैं दोनों हाथ से खाना खाता हूँ। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो अभी उनके ज़्यादा प्याज खाने का मौसम है, तो वो बोल रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत बार बार सबका साथ सबका विकास की बात, मोहन भागवत जी हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है, और तमाम तरीके की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो एक कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर रहा है और एक कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को, लीडरशिप को अपनी राय साफ करनी चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या उनके साथ हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। विजय जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पर्सपेक्टिव में रखा है जी, और मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए यहाँ बनता है क्योंकि क्या जो लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद अलग अलग मंथन अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं, तो कोई सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये वाली फिलॉसफी, क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग इस फिलॉसफी पर, मैं विष्णु जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस पर भी मुझे बात करनी है, आनंद जी का रिएक्शन लेना है, मुमताज जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार जरा सुनवा देती हूं कि क्या कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, क्योंकि उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी लिया है उस पर, लेकिन पहले बयान सुनिए। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো, আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর বলবো না। বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है सबका साथ सबका विकास बंद करो, उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन एक्स पर आई, उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा था, मैं अभी भी उसमें विश्वास रखता हूं कि सबका साथ सबका विकास। अब ये पता है उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, लेकिन जो उन्होंने कहा है विष्णु जी, जो उन्होंने कहा है, अंदर खाने बहुत से लोग इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या हकीकत नहीं है? क्या ऐसा सोचा जा रहा है? बहुत से आप भी ऐसे डिस्कशंस का हिस्सा होते हैं जिसमें ये मंथन होता है। विष्णु जी देखिए सुचेता जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ। और हिस्टोरिकल फैक्ट इस देश का ये है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। मैं एक किताब को कोट करना चाहता हूं, अंबेडकर थॉट ऑन पाकिस्तान। मैंने उसको काफी डिटेल में पढ़ा और मैं चाहूंगा कि सारे पैनलिस्ट उसको पढ़ें। उसमें जो अंबेडकर साहब ने चिंता जताई थी, मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं जो पार्टीशन के दौरान था, और उसी तरह से वही समस्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इस मानसिकता से इस देश में अगर काम हो रहा है तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन है, और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो देश की अस्मिता है, जो संविधान की मूल मंशा है, उसके खिलाफ है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं और कोट कर रहा हूं, 2005 5 SCC पेज 688, इसका पैराग्राफ नंबर 16, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता जो उस समय के होम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था 6 मई 1997 को, और बयान क्या था कि 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इस समय भारत में घुस चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग आंकड़ा दिया था। वेस्ट बंगाल में 5.4 मिलियन, आसाम में 4 मिलियन, त्रिपुरा में 0.8 मिलियन, बिहार में 0.5 मिलियन, महाराष्ट्र में 0.5 मिलियन, राजस्थान में 0.5 मिलियन, दिल्ली में 0.3 मिलियन, टोटल ऑफ 10.83 मिलियन, और कम्युनिटी वाइज आंकड़ा भी दिया था। इसके बाद यह भी कहा था, इन द केस ऑफ मुस्लिम्स द आसाम ग्रोथ रेट वाज मच हायर देन ऑल इंडिया रेट। मतलब आसाम में भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। दिस सजेस्ट कंटिन्यूड लार्ज स्केल मुस्लिम इलीगल इमिग्रेशन इनटू असम। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये उस समय के होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था। और अगर मैं यही बात मैंने यहाँ पे कही है सुचरिता जी कि आज हमने देखा अभी चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के केस में एक डायरेक्ट जजमेंट दिया था कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। हाँ। और हमने क्या देखा, पीडीए बना के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बना के धर्म के नाम पे वोट मांगा गया, जो सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन है। तो यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होगी, तो चाहे विष्णु शंकर जैन हो, चाहे यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हो, इस तरह की ये जो आग जनरेट की जा रही पॉलिटिकल माध्यम से, इसका असर हमारी पॉलिसी पे भी पड़ेगा, इसका असर हमारे संविधान निर्माताओं पे, कानून बनाने वालों पे पड़ेगा और सारे इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जब हिमंता बिस्वा शर्मा डेमोग्राफी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाकी जैसे राज्य सरकार है, झारखंड है, वहां पर क्यों नहीं उनको चिंता होती। मुझे चिंता होती है, वो क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो सब लोग मुंह सिल लेते हैं, तब उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हल हो सकता है इस तरह की समस्याओं के लिए। मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले उस पर आपसे पूछ लेती हूँ, बाकी राज्य सरकारों को क्यों चिंता नहीं है? अगर हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, औरों की बढ़ रही है, हिंदू घट रहा है, हम तो कहते हैं ना शुरू से हिंदू एक संस्कृति है, वो इसी देश में और कहां पर रहेगी? देखिए, प्रश्न है कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को वाकई चिंता है? हाँ। प्रश्न यही है कि सरकार उनकी चल रही है, दूसरी बार की सरकार चल रही है, और इस दौरान वो कह रहे हैं कि 40% मुसलमान हो गए और इमिग्रेशन के कारण हो गए। तो ये इमिग्रेशन उनके रहते हुए हुआ ना भाई। आप देखिए 2011 की जनसंख्या जब जनगणना हुई तब कितने थे मुसलमान, और आज वो कितना बता रहे हैं, लगभग 8% का फर्क बता रहे हैं। तो ये 8% मुसलमान इस तो उनके ही शासन के दौरान बढ़े ना, जो घुसपैठिए के रूप में बढ़े। आपने किया क्या? आपने CAA NRC की बात की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध असम में हुआ, चूँकि हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी घुसपैठिए के तौर पर चिन्हित हो गई, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जब नेशनल रजिस्टर जब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जब देश में घुसे, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की देन है वो आप ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि 8% का जो इंक्रीज दिख रहा है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल का दिख रहा है ना। हिमंत हाँ, 51 की बात कर रहे हैं, वो 12% और 40% अभी की बात कर रहे हैं। हम तो 2011 बांग्लादेशी घुसपैठियों हम तो 2011 से सुनिए ना बात, समझिए 2011 से ऑनवर्ड बात कर रहे हैं। 2011 से ये 2024 आया, उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई ना। तो आप कह रहे हैं कि 40% हो गए ये मुसलमान वहां पर। कौन सा आंकड़ा है, कहां से लाए आप ये आंकड़ा? अगर आप 40% कर गए तो इसका मतलब है कि 34% तो कुछ साल पहले था, तो ये 6% का। लेकिन थोड़ा सा और हम जाते हैं 2011 की जनगणना में तो लगभग 8% का डिफरेंस। तो वही हाल झारखंड में भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं चिंता जता रहा हूँ, वहाँ के लोग चिंता नहीं जताते, ढोंग कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपके राज्य में ये अवैध घुसपैठिए आए हैं, और शासन केंद्र में बीजेपी के शासन, असम में बीजेपी का शासन, फिर भी कैसे आ रहा है? कैसे आ रहे हैं ये घुसपैठिया? कौन सी चिंता है? ये ढोंग है, ये हिंदू मुसलमान है। एक आदमी कह रहा है हिंदू, इस तरह से हिंदू मुसलमान, और दूसरा नेता बंगाल में कह रहा है कि हाँ जो मेरा साथ हम उसका साथ। अरे जनता बोलेगी जो मेरे साथ हम उसके साथ, और जब जनता बोलेगी ना जो हमारे साथ हम उसके साथ, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम, कहीं के नहीं रह जाओगे। ये बात समझ लीजिए। विष्णु जी बोलना चाह रहे हैं, विष्णु जी बोलिए। पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलिए विष्णु जी। पार्टी सबका साथ सबका विकास के खिलाफ बोल रहे हैं। सुचरिता जी, मैं पेशे से वकील हूं, इसको चैलेंज करने वाला कोई है जो मेरी बात सुनिए। ठीक है विष्णु जी। सुचरिता जी देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा हूं। ये इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, तो उसमें एक आंकड़ा दिया था, जरा उसको अप्रिशिएट करिए। 1951 से 1961 तक हिंदूज असम में 33.71% थे, और मुस्लिम असम में 38.35% थे। असम में 1961 से 1971 के बीच में हिंदूज 37.17% थे, मुस्लिम 30.99% थे, और 1971 से 1991 के बीच में हिंदू असम में 41.89% थे, और मुस्लिम 77.42% हो गए। ये अभी की बात नहीं है सर, ये 1971 से 1991 के बीच में हुआ है। इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये रिकॉर्डेड है पैराग्राफ 16 में, प्लीज इसको पढ़ लीजिए।
तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुचेता जी कि ये बहुत ही एक मिनट ये किसने रोका? मुमताज जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं एक मिनट। विश्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? केवल हल्ला करना, केवल हिंदू मुसलमान करना? रोका क्या आपने घुसपैठ को? देखिए सुचेता जी, मैं आंकड़े से बात कर रहा हूँ, मैं इनको 71 से 91 के आंकड़े दिखा रहा हूँ, उस बीच में ये ग्रोथ रेट हुई है, 51 के आंकड़े में 71 से 91 के बीच में ग्रोथ रेट हुई है। अगर ये एफिडेविट नहीं सुनना चाहते हैं, जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो कोई इनकी मदद नहीं कर सकता है सर। मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अच्छा प्रेम कुमार जी बहुत गुस्सा है आपका, वो गुस्सा आपका दिख रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को काउंटर करने के लिए गुस्सा है, लेकिन जो घुसपैठ इतने दशकों होती रही उस पर कोई गुस्सा नहीं है आपका। मुझे हैरानी इस बात की होती है। एक सेकंड, आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, घुसपैठ को रोकने की कौन सी कोशिश है? बताएं हेमंत बिस्वा शर्मा, बताएं नरेंद्र मोदी की सरकार। ठीक है, और वो कोशिश बताएंगे तो आप उसका समर्थन करेंगे, वो कोशिश बताएंगे और करेंगे तो आप उसका समर्थन करेंगे ना? करेंगे समर्थन, नहीं होगा, उनको बताना पड़ेगा। समर्थन नहीं कर पाएंगे आप सर, क्योंकि उस पर तो स्टेप्स लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई घुसपैठ रुके या फिर जनसंख्या एक डेमोग्राफिक बदलाव ना हो, उसे लेकर अगर कोई स्टेप्स लिए जाएंगे तो उस पर समर्थन नहीं करेंगे आप, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। आनंद जी, आप बहुत बातें हमारी तरफ से लिख के दे सकती, उनकी तरफ से लिख के दीजिए ना कि वो नहीं बताएंगे। जिसके बारे में श्योर होंगे वो भी लिख के उनकी तरफ से लिख के अच्छा एक सेकंड, एनआरसी किसकी तो कवायद है। आनंद जी, ये जो बात हो रही है हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की, मैं एक बार जरा शुभेंदु अधिकारी के बयान पे आऊंगी, क्योंकि एक लेवल पे दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका साथ सबका विकास पुराना हो गया, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन क्या ये मंथन नहीं हुआ है बहुत से सर्कल्स में कि विकास किया, योजनाओं का लाभ दिया, घर दिए, लेकिन वोटर ने वोट नहीं दिया, तो अब रणनीति बदलो? ये बिल्कुल हुआ है, लेकिन अभी जो प्रेम कुमार जी बोल रहे थे तो मुझे एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंक द टेबल। तो प्रेम कुमार जी यही कह रहे हैं। विष्णु शंकर जी की बात को आगे बढ़ाता हूं सर, विष्णु शंकर जैन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इंद्रजीत गुप्ता क्या कांग्रेस पार्टी के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 को ये बात स्वीकार की और संसद में स्वीकार की है। तो इन सब चीजों पर मत जाइए, तथ्यों पर बात करिए। मैं सारे पैनलिस्टों से यही अनुरोध करता हूं, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो कृपया तथ्यों की बात करें। और ये लगातार बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तानी घुसपैठियां हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठियां। मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रही है सबसे उसकी समस्या की जड़ में ही घुसपैठियां हैं। आप इसको माने न माने, लेकिन मणिपुर की जो समस्या है वो घुसपैठियों के कारण है। तो मुझे लगता है कि उसकी जो चिंता है हिमंता बिस्वा शर्मा की वो बहुत जायज है, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये चिंता बिल्कुल जायज है। अब मैं आता हूँ शुभेंदु अधिकारी के बयान पर। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में इस तरह का माहौल बन रहा है कि आप मिडिल क्लास से टैक्स लेते हो, उस टैक्स से आप ये करते हो, उससे मकान बनाते हो, उनका विकास करते हो। ये एक मरमरी कुछ लोगों के बीच में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को एक राजनेता होने के कारण इस तरह का सार्वजनिक बयान से बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की मरमरिंग नहीं होती तो ये बात गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं, ये बात उसके पहले एक विधायक भी कह चुके हैं कि भाई आपको हमने इतने घर बना के दिए, ये किए, ठीक है, आपने किसके पैसे से दिए, क्या किए, वो सबके लिए करो। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी आज बोल रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के बयान पर अपना बयान दिया है, इसलिए उनको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु ने बोला है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक फीडबैक जनता से उनको मिला होगा, और वो उत्साह में ऐसा बोल गए हैं। एक सार्वजनिक से नेता को ऐसी बातें अब तक लोकतंत्र में हमने देखा नहीं है करते हुए, इसलिए हमें कुछ अटपटा लगता है। इससे बेवजह का हिंदू मुसलमान के बीच में एक नैरेटिव पैदा होता है जिसका नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को, फायदा नहीं होता भारतीय जनता। एग्जैक्टली, आप जो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से नुकसान हो सकता है। अब जो बात
मैं एक बार मुमताज जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये जो बहुत देर से आई उसके लिए पहले माफी चाहती हूं, लेकिन ये जो मंथन हुआ है और ये जो बयान आए हैं, इस पर बहुत से लोग, मैं फिर वही कह रही हूं कि आज हम एक सियासी चर्चा ना करके, जिस तरह से हम लोग, आप और हम कैमरे ऑफ कैमरा बात करते हैं, उसी तरह की एक चर्चा करने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि बयान भी कुछ इस तरह के हैं। मैं मुमताज जी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि जो मुसलमान वोटर है उसको विकास का लाभ हुआ, उसे घर मिले, उसे योजनाओं का लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हम वोट तो नहीं करेंगे इनके लिए। तो ये वाली सोच जो है, क्या ये है? प्रिया, काफी देर से मैं बैठा हूं और मैं बातें सुन रहा था। मुझे तो लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात चल रही है, क्योंकि चुनाव हो गया, चुनाव में सब जानते हैं किसको वोट दिया जाता है, किसको वोट नहीं दिया जाता है। सारे वोट तो कभी किसी को मिलते नहीं है। और जहां तक मुसलमानों की बात हो रही है, बार बार ये इतनी चर्चा हो चुकी है अपीजमेंट। ये अपीजमेंट का नतीजा तो है कि हम जो है दलितों से बदतर हो गए, और ये अपीजमेंट का नतीजा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। और वो तो छोड़ दीजिए, अब तो हम मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री लायक नहीं बचे हैं। 72 लोगों को वहां पे वोट दिलाई जाती है, और जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि साहब वो कब्जा कर लेंगे, वो बढ़ जाएंगे, वो सारा कुछ चेंज कर देंगे, वो तो हुकूमत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसको तो इस लायक भी नहीं समझा गया कि एक आदमी को वहां पे कम से कम मंत्री बना दिया जाए। इसके बावजूद चर्चा है, बौखलाहट है। और जो लोग बीजेपी में बाद में गए, जिनकी बीजेपी में कोई सेवा नहीं है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और चाहे हेमंता हो, ये ज्यादा उछल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मैं साइड लाइन हो जाऊं, तो इसलिए अपने आप को ज्यादा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये कहावत है। तो ये उनकी ये हालत है। बाकी कहीं कोई देखो, सवाल ये है कि 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई केंद्र में, हाँ, हेमंता जी कितने दिनों से मुख्यमंत्री है वहां पे, आप बताइए क्यों वहां पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी, आपका ऑडियो बहुत मफल्ड सा आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ। चेतन प्लीज इनका ऑडियो ठीक कराएं, क्योंकि आवाज बहुत क्लैरिटी से नहीं आ पा रही है, और वो शायद इस वजह से, क्योंकि वो स्काइप पर है। लेकिन एक सवाल जो मैं बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब सियासी हलकों में भी इसका मजाक बनाया जा रहा है। अब उस जो मैंने शुरुआत में कही, जो विपक्ष के नेता है वो इस पर चुटकियां ले रहे हैं। आनंद जी, वो चुटकियां इस बात में ले रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री का बयान पॉपुलेशन पर आ रहा है, दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है यूपी में, इसको लेकर भी अखिलेश यादव का आज बयान आया कि यूपी में झगड़ा छिड़ गया है। तो ऐसे में इस वक्त जो एक सियासी तीर हैं वो सारे बीजेपी की ओर सेंटर्ड हैं। अजीज खान साहब यहाँ बैठे, मैंने सुबह आज इनसे बात की थी, तो एक तरह से इस समय चुटकी लेने का समय इनका हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले एक चर्चा में कहा भी था, विजय जी हमारे साथ थे, कि पत्रकारों का अमृत काल आ गया है। तो जिस प्रकार से भारत की आजादी के अमृत काल समाप्त होते ही पत्रकारों का अमृत काल आ गया है, तो इस तरह की खबरें बहुत सारी आने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश को ही देखिए, उत्तर प्रदेश में न कहीं आग है न कहीं धुआं है, लेकिन आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि अभी आपके चैनल पे चल रहा है, राजभवन पहुंचे सीएम योगी, और कुछ देर पहले इसी को लेके बवाल हो रहा था कि क्या योगी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या योगी जी अब उन मंत्रियों को हटा देंगे जिनको तथाकथित दिल्ली लॉबी ने मंत्री बनाया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी एक मौका मिला है कि वो ट्वीट करके तमाम तरह की बातें करे। और एक मुख्यमंत्री ने ऐसा कह दिया कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, तो ये तो हमेशा की बात रही है संगठन, और ये तो हर बार कहा जाता है। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी में संगठन और सरकार के 3 साल पहले क्या हुआ था, वो हम सब लोगों ने सार्वजनिक तौर पे देखा था कि कैसे चाचा और भतीजे ने एक दूसरे को बर्खास्त कर दिया और मंच पर हाथापाई हुई। तो ये सब चीजों को याद करना चाहिए। अगर अखिलेश जी चुटकी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी प्रति चुटकी लेने का एक अवसर तो दे ही रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। देखिए, आपकी बात पर अजीज खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ कि लखनऊ में राजभवन पहुंच गए सीएम योगी। ये भी खबर आ रही है हमारे पास, क्योंकि वहां एक्शन है। एक बार खबर बता रही हूँ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रेकिंग चला दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बहुत सी चर्चाएं राजभवन पहुंचने को लेकर भी थी, लेकिन ये बताएंगे कि एक औपचारिकता के लिए वहां पर पहुंचे हैं आने वाले सत्र को लेकर। और ऐसे में राज्यपाल से मिलने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लेकिन जो अनंत विजय जी ने बात कही अभी थोड़ी देर पहले
उस पर आ रही हूँ वापस। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इसका मजा जरूर ले रहे हैं। अब जो बयान आ रहे हैं इस वक्त वहां पर एक मंथन जरूर है और अलग अलग हलकों में वो मंथन है, और उसी के चलते यूपी में एक अलग मंथन है, असम में एक अलग मंथन है, वहां बंगाल में अलग मंथन हो रहा है, और उसी वजह से ऐसे सियासी बयान आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली चले जाते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी मिलते हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन इन सब के बीच आप अपने लिए क्या हासिल देख रहे हैं भाई अजीज खान साहब? देखिए सुचेता जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो चुटकी ले रही है, समाजवादी पार्टी मुद्दे को उछाल रही है। भाई समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। ये जो भी कुछ देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जिस तरीके से वहाँ पोह की स्थिति है कि साहब कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ में अलग जगह जा रहा है, अलग अलग तरीके से मीटिंग हो रही है, मतलब ये कोई विपक्ष करा रहा है क्या? ये जो अंतर कलह है वो अंतर कलह तो सार्वजनिक तौर पे दिख रहा है, और वो अंतर कलह कुछ ऐसा है कि आप देखिए कहीं कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान आ रहा है, और क्या क्या बयान आ रहा है सार्वजनिक पटल पे आप देख रहे हैं, इनके अपने विधायक क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो स्थितियां हैं ये विपक्ष ने नहीं पैदा किया है। विपक्ष तो संयम मार के बैठा हुआ है, वो सिर्फ देख रहा है कि आज जो अधिकारी है वो पैरल, एक सरकार एक चल रही है और अधिकारियों का एक गुट एक चल रहा है। सरकार का नकेल, सरकार का इकबाल अधिकारियों पर से खत्म हो गया है। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वो मेरे ख्याल से शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ शायद ऐसा नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अपने कैबिनेट मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, समर्थक, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ। ये विपक्ष नहीं कह रहा है। और अगर विपक्ष कह भी रहा हो तो क्या वजह है आप खुद समझिए, क्योंकि इसमें जनता पिस रही है। आज जनता का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी पर से जो अंकुश है वो बीजेपी का खत्म हो गया, सरकार का खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म है। आज जनता त्रस्त है। ये विपक्ष को चिंता है इस बात का कि आप सरकार चला रहे हैं लेकिन सरकार चल नहीं रही है, सरकार सिर्फ कहीं ना कहीं रेंग रही है, क्योंकि वो आज बैसाखी के बारे है। क्यों? वजह साफ है, अपने साथ नहीं है, क्योंकि आपस में अंतर कलह है, क्योंकि स्थितियां स्पष्ट नहीं है। तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं साहब विपक्ष चुटकी ले रहा। विपक्ष चुटकी नहीं ले रहा है, विपक्ष मजाक नहीं उड़ा रहा। विपक्ष चाहता है कि अगर आपको सत्ता की जिम्मेदारी दी गई है तो जनता के हित में फैसले करिए, जनता का काम करिए। हाँ। और जनता से ऊपर न सरकार है और न संगठन है। बात तमाम नहीं, ये तो बढ़िया बात है, ये तो आपकी बात बढ़िया है। सरकार पर वही तो वो कर रहे हैं, अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो उन मुद्दों से कुछ लोग तो छिटक रहे हैं ना। मैं वापस अगर आऊं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर, अगर वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को बार बार इग्नोर क्यों करती हैं सियासी पार्टियां, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन इस पर चर्चा हमेशा होती है। जैसा मैंने कहा कि आम घरों में, विष्णु शंकर जैन जी, ये घरों में चर्चाएं होती है और बहुत से लोग इसे नकारते भी हैं। यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है भाई कि आने वाले कुछ सालों में हिंदू एक अल्पसंख्यक बन जाए, लेकिन ये चर्चाएं होती हैं। और इसीलिए अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक अपने हिंदू वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक सियासी मंशा माना जाए? विजय त्रिवेदी जी, ये क्या सिर्फ एक सियासी मंशा है? देखिए सुचेता जी, आपकी बात से सहमत हूं मैं कि बहुत सारी जगह पर लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सार्वजनिक जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं हिमंता जी या शुभेंदु जी जैसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो जब ये चर्चा करते हैं तो इस बात की चिंता होती है और होनी चाहिए। गिरिराज सिंह जी भी चर्चा कर रहे हैं इस बात की, है ना। और आप ये समझिए कि ये कारण क्यों हुई चर्चा शुरू, क्योंकि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो उसका उम्मीद थी उससे नीचे आई। मैं इसको हारना नहीं कहता, लेकिन वो उम्मीद से नीचे आए। 2014 में भी आपको तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन आपके पास 282 सीट आ गई थी तो आपने कुछ नहीं कहा, तब सबका साथ सबका विकास करते रहे। 2019 में 303 सीट आ गई, तब भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया आपको, तो फिर क्यों नहीं बोला आपने? अब आज 2024 में आप हार गए तो आप, या कम हो गई सीटें, तो आप उस पर उसका सारा जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल रहे हैं। और आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझिए हिंदुस्तान की। हाँ। क्या हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह है कि जिसको जो वोट देगा उसे ही। अभी तक तो आप ये दावा कर रहे थे कि आपने वोट नहीं दिया, तब भी हमने विकास आपको दिया, उज्ज्वला योजना दी, पीएम आवास योजना दी, सब कुछ दिया। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला है? 36% वोट मिला है पूरे देश भर में, ठीक है।
उसमें 14% मुसलमान भी जोड़ लीजिए तो 50% हो गए जो मुसलमानों ने नहीं दिया। उसके बाद भी 50% हिंदू हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। बंद कर दीजिए उनकी योजनाएं। अयोध्या में पासी अयोध्या सीट जो राम जन्मभूमि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी पूरे बीजेपी के एजेंडा पर, वहाँ पे अवधेश प्रसाद जीत के पासी समाज की वजह से, ऐसा माना जाता है। पासी समाज के 4 लाख वोट मिल गए, तो सरकार बंद कर रही है योजना पासी समाज के खिलाफ। तो आपका ये कौन से सवाल मैं एक बार डेमोक्रेटिक विष्णु सिस्टम जी पर के आप पास काम लेके कर रहे जाती हूँ। हैं? और फिर मैं बार बार कहता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा करता हूं मैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा तो जिंदगी भर माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं सर। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि ये डेंट कर सकता है बीजेपी को, इस तरह के बयान फर्दर डेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक सोच ये होगी कि भाई ये वाले इस तरह डेंट करेगा, डेंट करेंगे। विष्णु जी आपसे पूछ रही हूं, जो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, क्या आप उसमें आपकी सोच वो है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ वाली सोच पर आगे बढ़ने की जरूरत है? सुचरिता जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ। अभी यहाँ पे विजय त्रिवेदी जी ने एक बात कही और मैं इनका काफी रिस्पेक्ट करता हूं, पर ये बताइए जरा, चुन के आने के बाद किस सांसद ने ये कहा पार्लियामेंट के पटल पे कि सेंगोल जो है उसको हम हटा देंगे? यहाँ पे सवाल जिस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है उस परिप्रेक्ष्य से काफी आगे है सर। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और प्लीज जरा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक रिपोर्ट पेश की थी गवर्नर ऑफ आसाम ने, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने 8 नवंबर 1998 को, और उस रिपोर्ट में यह कहा था कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है, इलीगल इन्फ्लक्स हो रहा है बांग्लादेश से आसाम में, इसके बहुत ही भयावह कॉन्सिक्वेंस होंगे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और अगर वो दिन दूर नहीं है जब आसामीज पीपल माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाएंगे। आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, एक मिनट पॉलिटिकल एंगल छोड़ दीजिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब यहां इस देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाएगी। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है, और मैं यही बात आपके सामने आज हाईलाइट करना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे आपने डिबेट रखी है, और जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और एक सुनियोजित साजिश के तहत, मैं कहना चाहता हूं कॉन्स्पिरेसी के तहत, इस तरह से जनसंख्या का अनुपात बदला जा रहा है कि यहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी कर सके, और ये हम लोगों का हक है इस देश के नागरिक होने के नाते कि उसके ऊपर हम चर्चा कर सके, उसके ऊपर सवाल उठा सके। आप इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप धर्म और जाति के आधार पे वोट मांग के इलेक्शन में आना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधार पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123(3) का वायलेशन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अभिराम सिंह के जजमेंट का वायलेशन करते हुए, उसके खिलाफ विरोध है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सुचरिता जी, ये देश तब तक सेकुलर है जब तक यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है। मुझे कोई भी आप पूरे वर्ल्ड में देश बताइए जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में और वो देश सेकुलर है। ये देश तब तक सेकुलर है जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में। लास्ट कमेंट जिस तरीके से विष्णु शंकर जी ने कहा, ये बताइए, सुन लीजिए, आप ये बता दीजिए, जब भारत के अंदर का हिंदू है, जब तक ये देश, अरे गलत बोलते हैं आप लोग, अगर हम ना होते तो ये मुल्क आजाद नहीं होता, इस तरीके की बात आप देश के अंदर कर रहे हैं। अरे हम हैं सबके साथ, लेकिन हम लोगों का करते हैं आप लोग विनाश, इस बात को नहीं कहेंगे। अभी जब आप ये कह रहे थे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अरे भाई मुसलमानों की आबादी कहां बढ़ी है? हमको देख लीजिए, हम कितने परसेंट है, अब बहुसंख्यक को देख लीजिए वो कितने परसेंट है, उस पर कभी आपत्ति नहीं आ रही। लेकिन जब भी आप बात करते हैं मुसलमानों की, इसीलिए तो बहुसंख्यक कहा जाता है के बात आप कह गए, इसीलिए तो बहुसंख्यक कहा जाता है कि बहुसंख्या है, और इसीलिए अल्पसंख्यक कहा जाता है, लेकिन उसमें बदलाव हो रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उस सवाल पर जो बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने उठाई है कि क्या वो डेमोग्राफिक चेंज एक देश की तस्वीर बदल देता है, और उस पर एक अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ ऐसे समाधान हैं जिन पर देश की सियासी पार्टियां कभी चर्चा नहीं करना चाहती। उन्हीं में एक जनसंख्या कानून है। हम तो सवाल सबसे पूछेंगे जो सत्ता में है, उनसे भी सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल पूछेंगे कि क्या इसको लेकर कोई कदम आगे उठाया जाएगा या फिर सिर्फ बयान दिए जाएंगे और कदम कोई नहीं उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में